नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 23 अप्रैल, तो 23 अप्रैल से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर की घटनाएं हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल से हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जो न्यू सेक्रेटरी बने हैं, मतलब कि नए सचिव बने हैं, वो बने हैं कपिल देव त्रिपाठी। और कपिल देव त्रिपाठी ने जगह ली है संजय कोठारी की। चूंकि संजय कोठारी के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है, इसीलिए ये जगह खाली थी और अब कपिल देव त्रिपाठी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और संजय कोठारी कौन बने गए, तो संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त हो गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। तो वॉइस बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है अपने ग्राहकों के लिए ICICI बैंक ने। यहाँ वॉइस बैंकिंग सेवा का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, एक ऐप होता है गूगल असिस्टेंट ऐप भी होता है और गूगल में भी उसका ऑप्शन आता है। तो गूगल असिस्टेंट के माध्यम से हम कोई भी चीज़ अपनी आवाज़ से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन हम उसमें आवाज़ के माध्यम से रिकॉर्ड करके उसका आंसर पा सकते हैं। तो यही है वॉइस बैंकिंग सेवा। अब ICICI बैंक भी क्या करेगी, तो इसमें वॉइस के माध्यम से हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग मुँह से बोल दिया करेंगे और इसमें बात रिकॉर्ड हुआ हो जाया करेगी, जैसे कि गूगल असिस्टेंट में होता है। तो अपने वॉइस के जरिए ही हम ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं ICICI बैंक में। उसके बाद हम अपना खाता भी चेक कर सकते हैं, बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। तो यही है वॉइस बैंकिंग सेवा, जो कि शुरुआत की गई है ICICI बैंक के द्वारा। बात करें ICICI बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय मुंबई में। और MD और CEO मतलब कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो ये हैं संदीप बख्शी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने E-संजीवनी OPD की शुरुआत की है। तो E-संजीवनी OPD की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और ये E-संजीवनी OPD है क्या, तो ये एक निःशुल्क ऑनलाइन परामर्श हेतु इसकी शुरुआत की गई है। मतलब कि आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आपके लिए जानकारी लेनी है तो आप ऑनलाइन E-संजीवनी OPD से ले सकते हैं। और इस E-संजीवनी OPD में क्या है, तो विभिन्न परामर्शकर्ता और विभिन्न डॉक्टर के एक पैनल गठन किया गया है, जो कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी वो लोग अपना परामर्श देंगे। अगर आपके लिए कोई स्वास्थ्य, जैसे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के यहाँ के जितने भी नागरिक हैं वो अपने स्वास्थ्य के चलते कोई भी निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं इस E-संजीवनी OPD के माध्यम से। अब बात चलिए हिमाचल प्रदेश की। राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से कुछ पॉइंटों की। तो हिमाचल प्रदेश में अभी एक टेलीमेडिसिन सुविधाओं की शुरुआत कहाँ हुई है, तो हिमाचल प्रदेश में की गई है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक उत्सव भी मनाया गया था जिसका नाम था फगली उत्सव। तो फगली उत्सव का आयोजन भी कहाँ हुआ था, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया था। उसके बाद एक तिब्बती नववर्ष होता है जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जिसका नाम है लोसार महोत्सव। कौन सा महोत्सव है, तो इसका नाम है लोसार महोत्सव। ये भी कहाँ मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो अभी हिमाचल प्रदेश की जो राज्य की पुलिस है उसने पुलिस स्टेशन सर्वेक्षण प्रणाली, कौन सी, तो पुलिस स्टेशन सर्वेक्षण प्रणाली, और एक और थी जिसका नाम था ई नाइट बीट चेकिंग। तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने पुलिस स्टेशन सर्वेक्षण प्रणाली और नाइट बीट चेकिंग की भी शुरुआत की है। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट है यहाँ का हिमाचल प्रदेश का, जिसका नाम है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी। तो यहाँ के शोधकर्ताओं ने और यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार का हैंड सैनिटाइजर भी विकसित किया था। किस प्रकार का, तो ये स्पेशल प्रकार का एक हैंड सैनिटाइजर था। ये उसमें चाय के जो घटक होते हैं, चाय के घटकों को और एल्कोहल को मिला के इसका उत्पादन किया गया था। उसके बाद कुछ समय पहले ही मार्च में जो
राज्य की कृषि उत्पादन तथा उसके जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए तथा उसमें सुधार हेतु के लिए हिमाचल प्रदेश से समझौता किया था। किसके साथ? तो विश्व बैंक के साथ। और ये जो समझौता हुआ है ये $80 मिलियन का ये समझौता हुआ है। तो इतने सारे पॉइंट हिमाचल प्रदेश से थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो ये कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। और ये जो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है, इसके अंतर्गत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं उनके लिए 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। मतलब कि अभी जो कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, तो इसके चलते हुए क्या किया जा रहा है, तो जितनी भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री हैं उनके द्वारा डोर टू डोर जाकर सर्वे किया जा रहा है। प्लस उनके इस सर्वे के साथ उनके द्वारा पोषण अभियान के तहत पोषण अभियान को बढ़ावा देने के लिए वही कार्य किया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए, मतलब कि अभी लॉकडाउन के चलते हुए भी ये लोग अपने जो कार्य चल रहा है तो उसमें कार्यरत हैं। इसीलिए इनका जो योगदान है, इनके योगदान के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। और ये किस योजना के? तो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। अब बात चलिए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। उसके बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? ये कि मध्य प्रदेश की सरकार जो कोरोना संक्रमित जितने भी व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए 10,000 रुपये क्या करेगी? तो 10,000 रुपये की सहायता देगी। उसके बाद जो पश्चिम मध्य रेलवे है, मतलब कि भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे, और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है जबलपुर में। तो पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा जो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एक मोबाइल डॉक्टर बूथ लॉन्च किया गया था, और उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था चरक। तो ये पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? तो एस्मा भी लागू किया गया था। उसके बाद और जो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में शिक्षा को प्रसारित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया है, और इस अभियान का क्या नाम है? तो रेडियो स्कूल अभियान। क्या नाम है? तो रेडियो स्कूल अभियान, ताकि जो शिक्षा है वो स्थगित ना हो सके, मतलब कि उसके लिए कंटिन्यूटी किया जा सके। उसके बाद ड्रोन के माध्यम से जो इंदौर देश का पहला राज्य बना है जिसने कि ड्रोन के माध्यम से शहर के लिए सैनिटाइज किया है। उसके बाद सफाई करने के लिए मध्य प्रदेश ने क्या किया है? तो सफाई करने के लिए जो इंदौर शहर है उसके लिए तैनात किए गए हैं ड्रोन के माध्यम से वहाँ पे सफाई की जा रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश की एक पर्वतारोही हैं, और उन पर्वतारोही का क्या नाम है? तो उनका नाम है भावना डेहरिया। क्या नाम है? तो भावना डेहरिया है, डेहरिया इनका नाम है। मध्य प्रदेश की पर्वतारोही हैं। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने ये छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा जिला की हैं भावना डेहरिया। इन्होंने कुछ समय पहले जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तो माउंट कोस्यूस्को, इस पर अपनी चढ़ाई भी पूरी की है। उसके बाद राम वन गमन पथ के निर्माण की भी घोषणा किसने कर दी है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दी है। उसके बाद यहाँ एक महोत्सव का आयोजन हुआ था जिसका नाम था नमस्ते ओरछा महोत्सव। तो नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये निवाड़ी जिला में किया गया था, और ये जिला कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। उसके बाद एक मिर्च महोत्सव हुआ था, मिर्च महोत्सव, और इसका जो उद्देश्य था वो मिर्च के उत्पादन को और मिर्च के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मिर्च महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये खरगोन जिला में किया गया था, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। उसके बाद यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य भी बना है। उसके बाद 2 दिवसीय वानिकी सम्मेलन हुआ था, 2 दिवसीय वानिकी सम्मेलन। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो एक राष्ट्रीय जल सम्मेलन था, मतलब कि जल संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए राष्ट्रीय जल सम्मेलन का भी आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। उसके बाद एक सूची आई थी कुछ समय पहले जो कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके अनुसार जो 2018 में सबसे ज़्यादा जो लापता
बच्चों की अधिकतम संख्या दर्ज कहाँ की गई है, तो ये दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में ही। अगर बात करें कि इसी रिकॉर्ड में जो सबसे ज़्यादा गुमशुदा या फिर लापता महिलाओं की संख्या दर्ज की गई थी वो कहाँ की गई थी, तो वो दर्ज की गई थी महाराष्ट्र में। उसके बाद जो 21वां जो आईफा हुआ था, 21वां जो आईफा हुआ है उसका भी आयोजन भोपाल कहाँ किया गया था, तो भोपाल और इंदौर में किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने गाँव के मानचित्रण के लिए ड्रोन के प्रयोग की भी घोषणा कर दी थी कुछ समय पहले। उसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश का सम्मान है जिसके लिए बोलते हैं किशोर सम्मान है। इसका नाम ध्यान रखना क्या नाम है, तो किशोर सम्मान है। और 2018 का जो किशोर सम्मान भी दिया गया है वो दिया गया है वहीदा रहमान के लिए। किसके लिए, तो वहीदा रहमान के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य भी बना है। 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का भी आयोजन किया गया था यहाँ पे, और मध्य प्रदेश में कहाँ पे किया गया, तो अमरकंटक में 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो टाइम बैंक जोन, मतलब कि भारत का पहला टाइम बैंक जोन भी कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में ही स्थापित किया गया। उसके बाद पहला ई कचरा क्लिनिक हो गया, भोपाल में खोला गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश ने एक घोषणा की थी कुछ समय पहले कि प्रत्येक शनिवार को प्रार्थना के बाद भारत की संविधान को पढ़ना अनिवार्य कर दिया था मध्य प्रदेश की सरकार ने, प्रत्येक शनिवार को। और प्रत्येक दिन पढ़ना अनिवार्य किया है किसने, तो महाराष्ट्र की सरकार ने। और प्रत्येक शनिवार को प्रार्थना के बाद भारत की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, संवैधानिक प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य मध्य प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का भी आयोजन कहाँ हुआ था, तो भोपाल में हुआ था। और इसमें सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता था। उसके बाद बात करें तो एक अवार्ड और है मध्य प्रदेश संबंधित, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है। और ये 2018 के लिए जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था कुलदीप सिंह के लिए। किसके लिए, तो कुलदीप सिंह के लिए दिया गया था। वहीं 2017 का जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था, तो उनका नाम था सुमन कल्याणपुर। तो इतने सारे पॉइंट आपके मध्य प्रदेश से संबंधित थे जनवरी से लेके और अब तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा परामर्श व दवा वितरण के लिए आयु व सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। एक आयु ऐप है और एक सेहत साथी ऐप है। ये किसने लॉन्च किया है, तो ये राजस्थान राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इन ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिए जाएंगे, प्लस दवाओं का वितरण भी किया जाएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेना चाहता है तो इन ऐप के माध्यम से ले सकता है। उसके बाद अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका जो परामर्श देंगे डॉक्टर साहब, जो भी दवा लेने का, वो दवा उसके लिए डोर टू डोर उसकी डिलीवरी करवाई जाएगी। तो यही है परामर्श व दवा वितरण के लिए ऐप आयु व सेहत साथी ऐप। ये 2 ऐप हैं जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और इसके लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकोड के साथ मिलकर इसके लिए लॉन्च किया गया है। बात चलिए राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, इसके लिए पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं जयपुर के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। वहीं जो राजस्थान का हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। अच्छा, राजस्थान से बात करें तो अभी रैपिड टेस्ट शुरू करने वाला ये भारत का पहला राज्य भी बना है। उसके बाद इसने ई लर्निंग हेतु एक परियोजना चलाई है और इस परियोजना का नाम क्या है, तो स्माइल परियोजना इसका नाम है। स्माइल का मतलब होता है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। स्मॉल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, ये परियोजना ई लर्निंग हेतु चलाई है राजस्थान सरकार ने। उसके बाद राजस्थान से कुछ अन्य पॉइंटों पर नज़र डालें तो राजस्थान के जितने भी डॉक्टर थे जो कि सेवानिवृत्त होने वाले थे इस समय पे, तो उनकी सेवा में अभी विस्तार कर दिया गया है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य की जो पुलिस है उन्होंने लॉकडाउन में बाहर निकलने की अनुमति के लिए एक ऐप विकसित किया था जिसका नाम था राजकॉप सिटीजन ऐप। क्या नाम था, तो राजकॉप सिटीजन ऐप, जो कि राजस्थान की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट का भी परीक्षण किसने किया, तो राजस्थान ने किया था। और उस ह्यूमनॉइड रोबोट का परीक्षण कहाँ किया गया था, तो सवाई मानसिंह
सवाई मानसिंह अस्पताल में, और ये अस्पताल कहाँ है, तो ये जयपुर में पड़ता है। उसके बाद बात करें तो इंदिरा गांधी मातृत्व योजना कहाँ लॉन्च की गई थी, तो ये राजस्थान में ही लॉन्च की गई थी। कौन सी, तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये कहाँ लॉन्च की गई, तो राजस्थान में। इसका और इस योजना में क्या होता था, तो महिलाएं जो दूसरे बच्चे को जन्म देती थी तब उनके लिए 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी। उसके बाद राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 2014 और 2016 के बीच जो सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय अपराध दर्ज किए गए हैं वो कहाँ दर्ज किए गए हैं, तो राजस्थान में ही दर्ज किए गए हैं। उसके बाद राजस्थान में कुछ समय पहले एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था सुपोषित माँ अभियान। क्या नाम था, तो सुपोषित माँ अभियान नाम था। और इस अभियान के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसके द्वारा क्या था, तो 1,000 गर्भवती महिलाओं के लिए 1,000 संतुलित आहार की किट दी जाती थी और एक किट में 70 किलोग्राम संतुलित आहार था। उसके बाद जो नेपाल के जो न्यायिक अधिकारी हैं, मतलब कि जो भी वहाँ के न्यायिक अधिकारी हैं नेपाल के, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था, तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में पड़ता है, जो कि राजस्थान में है, वहीं पे किया गया था। उसके बाद कुछ समय पहले ही एनटीपीसी ने 925 मेगावाट का सौर पार्क स्थापित करने की भी घोषणा कहाँ की है, तो ये जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा, जो कि राजस्थान में ही पड़ता है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जितने भी ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए अलग से पहचान पत्र जारी करने की भी घोषणा की है। और अभी फिलहाल में राजस्थान का एक शहर है जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, इसके लिए यूनेस्को का प्रमाण पत्र भी मिला है। उसके बाद बाल शोषण की जागरूकता हेतु एक अभियान और लॉन्च किया गया था राजस्थान में जिसका नाम था मुक्ति कारवा अभियान। तो कौन सा अभियान था, तो ये मुक्ति कारवा अभियान था, ये बाल शोषण की जागरूकता के लिए था। उसके बाद 2020 से महीने का पहले दिन के लिए ये नो व्हीकल डे के रूप में मनाने की भी घोषणा की थी राजस्थान की सरकार ने। उसके बाद राजस्थान के एक प्लेयर हैं, इनका नाम है दिव्यांश सिंह पवार। दिव्यांश सिंह पवार ने ऑस्ट्रेलिया में मेटन कप हुआ था और इस मेटन कप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की गई है, तो मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की गई है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। अब ये जो मिशन अन्न सेवा है इसमें है क्या, तो इसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराएगा कौन, तो रिलायंस फाउंडेशन कराएगा मिशन अन्न सेवा के माध्यम से। तो 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराने हेतु मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की गई है रिलायंस फाउंडेशन द्वारा। और ये किसी भी प्राइवेट संस्था द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा कार्यक्रम भी है, मतलब कि किसी भी प्राइवेट फाउंडेशन द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। और इससे बड़ा अभी तक कोई भी मुफ्त भोजन कार्यक्रम नहीं चलाया गया है किसी भी संस्था द्वारा या फिर किसी भी संगठन के द्वारा ही, क्योंकि यहाँ पे 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए भोजन का जो उपलब्धता कराएगा कौन, रिलायंस फाउंडेशन कराएगा और मिशन अन्न सेवा के माध्यम से। इसीलिए मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की है रिलायंस फाउंडेशन ने। और कुछ समय पहले ही रिलायंस ग्रुप के द्वारा जो महाराष्ट्र का मुंबई है उसमें कोविड-19 समर्पित एक हॉस्पिटल भी स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में लॉकडाउन के चलते अपने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने सेल्फी फिक्स्ड डिपॉजिट तथा सेल्फी सर्विस अकाउंट सेवा को लॉन्च किया है, तो सेल्फी फिक्स्ड डिपॉजिट तथा सेल्फी सर्विस अकाउंट सेवा जो कि डिजिटल माध्यम के लिए माध्यम के लिए बढ़ावा देने के लिए है। और इस सेवा की शुरुआत की गई है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, मतलब कि अब इनके माध्यम से जितने भी ग्राहक हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के, उनके लिए जो सेवा है, मतलब कि जो भी सेवाएं दी जाती हैं अब ये डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से दी जाया करेंगी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। अब बात चलिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। मुख्यालय है चेन्नई में जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और एमडी और सीईओ कौन है, तो ये हैं वासुदेवन पी एन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने F1, यहाँ F1 का मतलब है फार्मूला 1, जो कि फार्मूला 1 रेसें होती हैं वो है। तो हाल ही में किसने F1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रांड प्रिक्स जीती है? तो जो फार्मूला 1 रेस होती है और ये है चीन वर्चुअल ग्रांड प्रिक्स, जो कि जीती है चार्ल्स लेक्लर ने। और ये चार्ल्स लेक्लर ये कौन है? तो ये फेरारी कंपनी के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। वैसे जो भी F1 की रेसिंग होती थी वो इस बार क्या की गई है, इस बार उसका आयोजन किया है वर्चुअल मतलब आभासी। जैसे कि अभी G20 की वर्चुअल बैठक हुई हैं सारी की सारी, तो ऐसे ही ये फार्मूला 1 की जो रेस हुई है वो भी वर्चुअल हुई है और इसका नाम दिया गया है चीन वर्चुअल ग्रांड प्रिक्स, जो कि जीती गई है चार्ल्स लेक्लर के द्वारा। फेरारी कंपनी के ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पे इस गेम्स का आयोजन वर्चुअल किया गया है, तो ये एक पीसी वीडियो गेम के माध्यम से इसका संचालन किया गया था। किसके माध्यम से? तो पीसी वीडियो गेम के माध्यम से इसका संचालन किया गया था। और किसने जीती है? तो ये चार्ल्स लेक्लर ने जीती है, जो कि फेरारी कंपनी के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में उड़ीसा राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में उड़ीसा जो राज्य है इसका जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं मोहम्मद रफ़ीक। और ये मोहम्मद रफ़ीक किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे उड़ीसा में अभी वर्तमान में कौन है? तो संजू पांडा हैं, उनका स्थान लेंगे। हाल ही में विश्वनाथ सोमदत्त का भी नियुक्ति हुई है। ये 3 लोगों की नियुक्ति हुई है। एक मोहम्मद रफ़ीक की, ये उड़ीसा राज्य के चीफ जस्टिस बन जाएंगे हाईकोर्ट के। और मोहम्मद रफ़ीक अभी किसके हैं? तो मेघालय हाईकोर्ट के हैं, तो अभी ये उड़ीसा हाईकोर्ट के बन जाएंगे। और विश्वनाथ सोमदत्त ये मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। उसके बाद दीपांकर दत्त ये बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और दीपांकर दत्त किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे भूषण पी धर्माधिकारी का। किसके? भूषण पी धर्माधिकारी का स्थान लेंगे। भूषण पी धर्माधिकारी की नियुक्ति ही कुछ समय पहले हुई थी, हालांकि अब कौन बनेंगे? तो दीपांकर दत्त बनेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का विकास किया है? तो हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का विकास किया है IIT मंडी के द्वारा। इस मैग्नेटिक रैम का ये मतलब है, इसमें हाई स्पीड का मतलब ये है जैसे कोई भी जैसे कार्य होता है, तो जैसे लाइट कट ऑफ हो जाती है तो क्या होता है, जितना भी डाटा होता है वो सब वहीं पे नष्ट हो जाता है। मतलब कि वो डाटा जितना भी उसमें सेव नहीं हो सकता है, इसलिए वो डाटा चला जाता है। अब अगर लाइट कट ऑफ भी हो जाएगी फिर भी वो डाटा जितना भी है वो सेव रहेगा। इसी के लिए बनाई गई है हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम। यहाँ बात करेंगे रैम की, तो रैम प्राथमिक या फिर मेन मेमोरी बोला जाता है इसके लिए। उसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि IIT मंडी के द्वारा बनाई गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने किस कंपनी के साथ मिलकर सुपर ऐप बनाने की घोषणा की है? तो फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने की घोषणा की है रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर। और इस सुपर ऐप के माध्यम से जो बस होती हैं, जो ट्रेन होती हैं, जो थिएटर होते हैं या फिर जो होटल होते हैं, जो इत्यादि के टिकटों की बुकिंग भी ऑनलाइन की जा सकती है। और कुछ समय पहले ही फेसबुक ने, कल मैंने नोट कराया था, फेसबुक ने फर्जी खबरों को रोकने के लिए बांग्लादेश में थर्ड पार्टी चेक सिस्टम भी शुरू किया था। फेसबुक ने फर्जी खबरों को रोकने के लिए बांग्लादेश में थर्ड पार्टी चेक सिस्टम भी शुरू किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजन करने की घोषणा की है? तो एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजन करने की जो घोषणा की है वो की है लद्दाख ने। और इस ये जो आयोजन होगा ऑनलाइन प्रतियोगिता का, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के चलते जो छात्र हैं तो छात्रों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए इसके माध्यम से प्रेरित किया जाएगा। अब बात चलिए लद्दाख की। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो RK माथुर हैं। बात करें अगर लद्दाख की, तो अभी राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो हुई थी उसकी विजेता टीम कौन रही थी? तो लद्दाख ही रही थी। आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो लेह में किया गया था। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण की जो सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो लद्दाख में ही किया गया था। उसके बाद एक सोंडोल डांस है जो कि लद्दाख का है, और सोंडोल डांस ने गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया है। उसके बाद अगर बात करें लद्दाख की, तो जो प्रथम खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप की जो विजेता रही थी वो टीम कौन सी रही थी?
तो लद्दाख की टीम थी, उसका नाम था लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर रेड। उसके बाद जो 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो कोरोना वायरस से तो ये राज्य बना है गोवा, जो कि कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा, और दूसरा राज्य बना है मणिपुर। जो कोरोना में 7 मरीजों को सही किया गया था जो कि कोरोना संक्रमित थे, उसके बाद तकरीबन पिछले 14 या 16 दिन के अंदर अंदर गोवा राज्य से कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं देखा गया था, जिसके चलते हुए कोरोना में सिर्फ 7 ही मरीज थे, गोवा में सिर्फ 7 ही मरीज थे कोरोना संक्रमित, जिनके लिए पूर्ण रूप से ठीक किया जा चुका है। तो इसी के देखते हुए गोवा राज्य के लिए कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य भी घोषित कर दिया गया, और दूसरा राज्य बना है मणिपुर। अब बात करते हैं गोवा की। तो गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और राज्यपाल कौन है, तो सत्यपाल मलिक हैं, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो गोवा का जो क्षेत्र पड़ता है, अधिकारता क्षेत्र, वो पड़ता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो अब इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, तो ये दीपंकर दत्त बन गए हैं, और इन्होंने जगह ली है किसकी, तो इन्होंने जगह ली है भूषण पी धर्माधिकारी की। अब बात कर लें डिटेल में थोड़ी कोरोना से रिलेटेड। तो एक बैंक है गोवा की, कोरोना से रिलेटेड नहीं, गोवा से रिलेटेड। तो एक बैंक है गोवा की जिसका नाम है महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। इस बैंक का आरबीआई ने क्या किया है, तो लाइसेंस रद्द कर दिया है। मैंने 2 या 3 दिन पहले दिखाया था। उसके बाद आयुर्वेद के साथ एलोपैथी का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना था गोवा, और इसका प्रयोग क्यों किया गया था, तो कोविड-19 के लिए किया गया था। उसके बाद सेल्फ असिस्टमेंट टूल, मतलब कि इसका अगर हिंदी बोले तो स्वयं मूल्यांकन उपकरण लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन था, तो देश का पहला राज्य था गोवा। उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था जिसका नाम था सेरेक्स। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन गोवा में ही किया गया था। उसके बाद भारत का पहला फ्लोटिंग जेट्टी के लिए इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पहला तैरता घाट। भारत का पहला तैरते घाट का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है, तो इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। गोवा में किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री हैं, इनका नाम है मनसुख मंडाविया। क्या नाम है, तो मनसुख मंडाविया इनका नाम है, इनके द्वारा किया गया है। उसके बाद गोवा में डिफिकल्ट डायलॉग्स नामक एक वार्षिक फोरम का भी आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा की राजधानी पणजी में किया गया था। उसके बाद जो 36 में जो राष्ट्रीय खेल होंगे, 36वें राष्ट्रीय खेल, इनका भी आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इनका आयोजन किया जाएगा गोवा में इन 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। और इन राष्ट्रीय खेलों के लिए इसका जो शुभंकर होता है, शुभंकर का भी अनावरण हो चुका है। तो उसका शुभंकर का क्या नाम है, तो उस शुभंकर का नाम है रूबी गुला कलगी बुलबुल। 36वें राष्ट्रीय खेल जो होंगे उसका शुभंकर है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे ही एक यशस्विनी योजना थी। कौन सी योजना थी, तो यशस्विनी योजना की शुरुआत की गई है गोवा से। और ये योजना किसके लिए, तो ये महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यशस्विनी योजना की शुरुआत की गई थी, जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, कौन है, तो वो स्मृति ईरानी के द्वारा की गई थी। उसके बाद भारत तथा ओमान की जो नौसेना है उनके बीच एक एक्सरसाइज थी, और इस एक्सरसाइज का नाम था नसीम अल बहर। क्या नाम था, तो नसीम अल बहर। इस एक्सरसाइज का आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो गोवा में इसका आयोजन किया गया था। और लास्ट में जो 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल था, इसकी शुरुआत भी कहाँ की गई थी, तो गोवा की राजधानी पणजी में की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $1 बिलियन वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो 1 बिलियन वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है भारत के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। क्यों की है, तो कोविड-19 से निपटने के लिए प्लस अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए। बात करें अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, मुख्यालय शंघाई चीन में। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है न्यू डेवलपमेंट बैंक के केबी कामत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है और इस सूचकांक में भारत रहा है 142वें स्थान पर। 180 देशों के सर्वे में 142वां स्थान पाया है भारत ने प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। वहीं बात करें पिछले वर्ष की तो 2019 में भारत का ये स्थान था 140वां, मतलब कि 2 स्थान का नुकसान हुआ है भारत के लिए। बात करें पहले स्थान की तो पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे, दूसरे पे रहा है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर रहा है डेनमार्क। और जो अंतिम स्थान है मतलब कि 180वां जो स्थान है 180वें स्थान पर रहा है उत्तर कोरिया। अच्छा, एक इंडेक्स और जारी किया गया था इस वर्ष का विश्व प्रसन्नता सूचकांक। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक जो इंडेक्स आया था इस वर्ष का उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो 144वां रहा था। और पिछले वर्ष विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान था 140वां, मतलब कि इसमें 4 रैंक की घाटा हुआ है भारत के लिए। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के लिए 2 रैंक का घाटा हुआ। और विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर था? तो आई थिंक फिनलैंड इसमें शीर्ष पर था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया, ये कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया। ये जो BMW इंडिया के अध्यक्ष व CEO थे। BMW मतलब कि ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है ये। तो BMW इंडिया के अध्यक्ष व CEO थे रुद्र तेज सिंह। और इनकी जो नियुक्ति की गई थी वो 2019 में ही की गई थी। तकरीबन इनकी उम्र 47 के आसपास थी और इतनी उम्र में इनका निधन हो चुका है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो BMW इंडिया है, BMW अगर बात करें BMW की तो BMW जो कि एक जर्मन कंपनी है और इसकी फुल फॉर्म होती है बेवेरियन मोटर वर्क्स। ये ऑटोमोबाइल्स कंपनी है बेवेरियन मोटर्स वर्क्स और इसके लिए बोलते हैं BMW। गाड़ियाँ देखी होंगी BMW की, काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं 4 व्हीलर। तो जो BMW इंडिया के जो अध्यक्ष व CEO ये थे रुद्र तेज सिंह। ये BMW इंडिया के संचालन करने वाले पहले भारतीय भी थे। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BMW इंडिया के संचालन करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति रुद्र तेज सिंह ही थे। इनकी नियुक्ति 2019 में की गई थी। अब इनका निधन हो चुका है। अच्छा, कुछ अन्य भी निधन हुए हैं तो वो मैंने अभी इसी में किए हैं। एक हुआ है लाइनेसिया कर्सेका। ये कौन थे? तो ये फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे। लाइनेसिया कर्से हैं। ये फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे 2000 से 2006 तक। और एक और निधन हुआ है लुइस सेपुलवेडा का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये एक बहुत फेमस लेखक थे और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास था। इस उपन्यास का नाम है द ओल्ड मैन हु रीड लव स्टोरी इन 1989। ये उपन्यास है इनका, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये उपन्यास रहा है जिसके कारण ये फेमस हुए थे लुइस सेपुलवेडा। अब बात करते हैं 2 दिवस भी, एक दिवस रहा है तो एक दिवस मैंने ऐसे ही लिख दिया है, बता दे रहा हूँ कौन कौन सा है। एक है 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल के लिए विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस मनाया गया है। और विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस ये UN मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है और लोगों में रचनात्मक और नवाचार की भावना को जागरूक करने के लिए तथा नवाचार तथा रचनात्मक जितनी भावनाएं हैं उनके लिए बढ़ावा देने के लिए ये विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल के लिए। और 21 अप्रैल के लिए ही सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है। क्योंकि सिविल सेवा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं उनका जो भी योगदान रहा है तो उनके द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए 21 अप्रैल के लिए सिविल सेवा दिवस भी मनाते हैं। अच्छा, 21 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? तो 21 अप्रैल 1948 में मतलब कि 21 अप्रैल 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जितने प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे उनके लिए संबोधित किया गया था। और जितने भी प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे उनके लिए जो संबोधित किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टील उनका नाम था स्टील फ्रेम इंडिया। उनके लिए जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे उनके लिए संबोधन
किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टील फ्रेम इंडिया के नाम से। इसीलिए 21 अप्रैल 1948 के लिए मतलब कि सिविल सेवा दिवस मनाते हैं, मतलब कि 21 अप्रैल के लिए सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं, जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर हो गई। तो कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, सार्क देशों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा एम्स रायपुर में, एम्स रायपुर में। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था 2020 में आसियान सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा वियतनाम देश, और पिछली बार की थी थाईलैंड ने। तीसरा क्वेश्चन पूछा था किस राज्य सरकार ने फेसबुक के साथ चैटबॉट विकसित किया है? तो फेसबुक के साथ मिलकर चैटबॉट विकसित किया है पंजाब राज्य सरकार ने। और चैटबॉट के माध्यम से होगा क्या? तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए चैटबॉट का विकास किया गया है, पंजाब और फेसबुक ने इसका विकास किया है मिलकर। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था मैटरहार्न पर्वत पर किस देश के द्वारा भारतीय तिरंगे को प्रोजेक्ट किया गया है? तो ये भारतीय तिरंगे को प्रोजेक्ट किया गया था मैटरहार्न पर्वत पर स्विट्जरलैंड के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन पूछा था कोविड-19 हेतु चरक नाम से मोबाइल डॉक्टर बूथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोविड-19 हेतु एक चरक नाम से मोबाइल डॉक्टर बूथ लॉन्च किया गया था पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा, मतलब कि इंडियन रेलवे भी बोल सकते हैं। अगर इंडियन रेलवे में कौन सा जोन? तो पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो बिलासपुर में पड़ता है। छठा क्वेश्चन पूछा था कोविड-19 की जानकारी हेतु किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नाड़ी ऐप की शुरुआत की गई है? तो नाड़ी ऐप की शुरुआत की गई है कोविड-19 की जानकारी के लिए पांडुचेरी के द्वारा। सातवां क्वेश्चन मैंने पूछा था ई लर्निंग हेतु स्माइल परियोजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो ई लर्निंग हेतु स्माइल परियोजना की जो शुरुआत की गई है वो की गई है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है किस संगठन द्वारा बी विल विन अभियान नामक पहल की शुरुआत की गई है? उस खेल संगठन का आपको नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है किस राज्य द्वारा कोविड मदद हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है? तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है किसके द्वारा टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है? वहीं चौथा क्वेश्चन बताना है ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड है जिसका नाम है नॉर्टन। तो ये ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन है, इस कंपनी को किस भारतीय कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किया गया? और सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिखाए हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए बताना है 55 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? छठा क्वेश्चन आपके लिए बताना है 2019 का शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज किसने जीता है? 2019 का शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज किसने जीता है? चाहे तो पुस्तक का नाम लिख देना या फिर उनके राइटर का नाम लिखना, क्योंकि उसी बुक के लिए उनके लिए मिला था, उन्हीं की रचना के लिए मिला था। सातवां क्वेश्चन आपके लिए बताना है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के CEO कौन है वर्तमान समय में? और ये मैंने काफ़ी बार मैं आपके लिए रिपीट भी कराया है जब भी गूगल की बात आई है तब। उस पर आठवां क्वेश्चन आपके लिए बताना है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? पर्टिकुलर वो जगह लिख देना और उस स्टेट का नाम भी लिख देना। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं। दोस्तों मेरे द्वारा अगर बनाई हुई वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को समय देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।